नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यू टर्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किसान कानूनों को वापस करने का ऐलान किया है। इन किसान कानूनों के विरोध में किसान करीब 15 महीने से आंदोलन कर रहे थे। देश तो क्या, दुनिया के इतिहास में इतने लंबे वक्त तक चलने वाला ये पहला आंदोलन कहा जा रहा था। हालांकि हिंसा और उपद्रव की कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरा आंदोलन कमोबेश अहिंसक सत्याग्रह के रूप में चलाया जा रहा था और अभी तक चल ही रहा है। पूरी दुनिया के किसानों ने इस आंदोलन को एक आदर्श की तरह देखा और दिलचस्पी इसमें दिखाई। एक नजरिए से देखा जाए तो ऐसे आंदोलन हमारे लोकतंत्र में गहरी आस्था के प्रतीक हैं। आजकल महात्मा गांधी भी बहस में हैं। इस आंदोलन ने ये साबित किया कि गांधी की ताकत, गांधी के सत्याग्रह की ताकत आज भी कम नहीं हुई है। तो आज विशेष में हमारी खास पेशकश देखिए, अन्नदाता की जीत। किसानों को अन्नदाता नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही दिया हुआ है। हालांकि ये कहना जरा अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि अन्नदाता हम बहुत दिनों से किसानों को समझते आए हैं, कहते आए हैं, लेकिन इसको भुनाया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नदाता के हित के लिए आगे भी और कदम उठाने का संकेत इस अपने नए भाषण में दिया है। 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे में बुंदेलखंड और महोबा जब वो पहुंचे तो पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष किसानों की आड़ में सियासत कर रहा है। इससे पहले सुबह राष्ट्र के नाम संदेश देने में जनता से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। जैसे ही ऐलान हुआ, पक्ष हो या विपक्ष, सभी के दिलों में हलचल मच गई। वो पक्ष जो आज तक किसान बिल को एक तरह से हर जगह पे साबित करता आया था, विपक्ष को गलत गिनाता आया था, यहाँ तक किसानों को भी तरह तरह की बातें, तरह तरह की उपमाएं देता आया था, वो पक्ष सन्न था कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि अब आगे की राजनीति कैसे चलेगी। गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जाए या मास्टर फेलियर, सब कुछ आगे पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हार का जो डर था, उसी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये बिल वापस लेने पर मजबूर किया है। असल सवाल लेकिन अब भी ये है कि क्या ये अहिंसक सत्याग्रह और लोकतंत्र की जीत है या 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हार का डर है। किसान कानून वापस लेने के बाद निश्चिंत भाव से पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए बुंदेलखंड के महुआ पहुंचे, लेकिन उनके भाषण में कानून वापस लेने पर कसर दिखाई। उन्होंने अपनी मजबूरी का ठीकरा विपक्ष पर जमकर फोड़ा और कहा कि विपक्ष की सियासत किसानों को भड़काने से चलती है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। उन्होंने पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड के दर्द को भी बयां किया और 3250 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन उन्होंने इसे भी किसानों की भलाई से जोड़कर बताया। इससे पहले सुबह 9 बजे अकस्मात दिए राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। उन्होंने बाकायदा इसके लिए देशवासियों से क्षमा भी मांगी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण
दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने 18 मिनट के अपने संदेश में 17 मिनट भूमिका बांधी, तो आखिरी 1 मिनट से कम वक्त और सिर्फ 277 शब्दों में किसान कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पूरे संदेश में उन्होंने 41 बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन आंदोलन लफ्ज एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि पिछली बार आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी कहने पर प्रधानमंत्री की काफी आलोचना हुई थी। तो पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की है, लेकिन विपक्ष और किसान उन पर या उनके माफी मांगने पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि अगर यही फैसला करना था तो इतना वक्त क्यों लगाया गया? क्यों 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? उन पर इतने लाठी डंडे बरसाए गए और उन्हें गुंडे, खालिस्तानी और आतंकवादी बताया गया। 11 महीने तक सर्दी, गर्मी, बरसात में किसानों को अपने परिवारों के साथ दिल्ली की सीमा पर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। लेकिन इतना तय है कि किसान आंदोलन की धार से चुनाव में बीजेपी को नुकसान का अंदेशा अब कम हो गया है, और उसके लिए अब अगले 5 राज्यों में चुनाव प्रचार को हिंदू मुसलमान की ओर मोड़ना आसान हो गया। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि ये किसानों के अहिंसक आंदोलन की जीत है या बीजेपी की चुनावी मजबूरी है। कुछ भी हो, ये फैसला किसान, लोकतंत्र और देश के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो चाहे इसे बीजेपी की चुनावी मजबूरी कहा जाए, हालांकि बीजेपी आज तक ये बात कहती आई थी कि वो चुनावी मजबूरी में कोई फैसला नहीं लेती, इसीलिए गठबंधन की सरकार की शिकायतें भी वो करती आई थी। लेकिन सही मायने में ये लोकतंत्र और अन्नदाता के जीत के रूप में इतिहास में दर्ज किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगते हुए किसान बिल को वापस लिया। 11 दौर की बातचीत के बाद भी मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई थी, ये इतिहास आप याद रखिएगा। वहीं किसान भी अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। कई बार ऐसा लगा कि सर्दी, गर्मी, बरसात के साथ साथ कोरोना की मार से किसान टूट जाएंगे, आंदोलन बिखर जाएगा या फिर मतभेदों के चलते सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला था, जहां कहते हैं कि 2 लोग मतभेद के बिना नहीं रह सकते, वहां इतना बड़ा आंदोलन बिना मतभेद के एक लक्ष्य को लेकर चलाना, जाहिर सी बात है कि इस आंदोलन को देखना भी अपने आप में एक अनुभव रहा, और इस आंदोलन से डरना सरकार का स्वाभाविक ही कहा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का किसानों ने स्वागत किया, इसमें कोई शक नहीं। पीएम मोदी ने भी कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से घर लौटने की अपील की। लेकिन अहम बात ये रही कि 15 महीनों से खुले आसमान के नीचे बैठे अन्नदाताओं के आंदोलन को खत्म करने की जल्दबाजी आखिर सरकार के अंदर इतनी क्यों है, और वहीं किसान अपने इस आंदोलन को जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहते। किसान नेताओं का कहना है कि वो अगले संसद सत्र में कानून को रद्द किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने और उनकी एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दिए जाने की मांग के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी की माफी से ही किसान, और उनके शब्दों में कहें तो अन्नदाता, खुश नहीं होने वाले।
मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस किए जाने पर किसानों ने पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए किसानों के बलिदान को भी याद किया। कुछ किसानों का कहना है कि वह आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब उन्हें लिखित में कोई पत्र मिलेगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी साफ किया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के साथ साथ किसानों से संबंधित दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। वो पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो हो ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीजें तय होंगी। MSP पे गारंटी कानून, ये दो मसले भी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। लोग कहते थे तीनों कानून वापस लेने में सरकार की फजीयत हो जाएगी, सरकार नू हो जाएगी, सरकार ऊ हो जाएगी। और मैं एक बात कहता आ रहा था कि सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, कानून वापस लेने में उसकी कभी तौहीन नहीं होगी, क्योंकि किसके लिए तौहीन होगी? अरे किसान भी तो उसी का है और किसान की वो सरकार है, इसलिए तौहीन तो नहीं होगी। खुशी तो इस बात की है अगर जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर अमल भी हो, क्योंकि पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते, इसलिए हमें यकीन नहीं है। जितनी देर लोकसभा में बाकायदा कानून रद्द नहीं होते, राज्यसभा में रद्द नहीं होते, राष्ट्रपति के साइन नहीं होते, उतनी देर हमें यकीन करना मुश्किल है। किसान परिवारों का जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस देश के किसान के आंदोलन को अपनी अहम भूमिका निभाई, उन सभी का सहयोग, उस मजदूर को, उस देश के किसान को, वंचित को, पिछड़े को, सबको बहुत बहुत शुभकामना है कि जो हमारा दुख था, जो दर्द था, वो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर देख रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी का स्वागत करता है और एक मजबूत निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता है। लेकिन इस निर्णय को लेने में सरकार ने बहुत देर कर दी और इस आंदोलन में 500 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर प्रधानमंत्री ये निर्णय थोड़ा पहले ले लेते तो इतने किसानों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारत में 1 साल के किसान संघर्ष की ऐतिहासिक जीत होगी। साथ ही संयुक्त मोर्चा ने ये भी कहा कि कृषि कानूनों की वापसी उसकी मांगों का केवल एक हिस्सा है। हमारी दूसरी महत्वपूर्ण मांग सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को निर्णय लेना होगा। आंदोलन का उद्देश्य केवल तभी पूरा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक बात साफ है कि बीजेपी जल्द से जल्द आंदोलन खत्म कराना चाहती है ताकि वो तूफानी रफ्तार से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान चला सके। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर किसान तुरंत घर लौटने को तैयार न हो, लेकिन एक बात तो है कि किसान आंदोलन से बीजेपी की लोकतांत्रिक छवि को धक्का लगा है। पीएम मोदी का ये कदम कुछ हद तक उसकी भरपाई कर पाएगा, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। लेकिन कितनी हद तक ये भरपाई हो पाएगी, इसका अंदाजा अभी कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं देखिए आप। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 किसान कानून वापस लेने के फैसले पर अभी काफी राजनीति होना बाकी है। ये प्रतिक्रियाएं तो बस शुरुआती हैं। कांग्रेस किसान विजय दिवस मना रही है तो कई सियासी दलों ने पीएम के ऐलान पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। हालांकि विपक्षी दल तो जाहिर सी बात है कि आलोचना पहले भी करता आया है और एक बार फिर से वो आलोचना कर रहा है, लेकिन पक्ष के लिए संशय की स्थिति सबसे ज्यादा है कि अब वो क्या करे, किस तरह से बचाए। आज तक जिस किसान बिल को लेकर वो लगातार इसके तमाम बारीकियां समझाने में लगा था, विपक्षी दलों को एक तरह से देशद्रोही बताने में लगा था, यहां तक कि
कुछ तो ऐसे लोग थे हिमायती बीजेपी की जिन्होंने किसानों को न केवल खालिस्तानी, आतंकवादी, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं आंदोलनजीवी तक कह डाला था। अब ऐसे में वही बड़े नेता किस तरह से अपने दल को बचाएं, एक बड़ा सवाल है। उधर विपक्षी दलों ने आलोचना करते हुए इस फैसले को सही ठहराया। ज्यादातर विपक्षी दलों का मानना है कि पीएम मोदी ने यह फैसला 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में नुकसान के अंदेशे से लिया है और यही बात बीजेपी के लिए गलत साबित हो सकती है, नकारात्मक साबित हो सकती है, ये भी विश्लेषकों का मानना है। क्या है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, ये देखना अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए रिपोर्ट। लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कृषि कानून वापस लेने का फैसला। ये बात दिल से नहीं दिमाग से समझी जा सकती है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। किसानों की जीत बताते हुए ज्यादातर विरोधी दल इसे 5 राज्यों के चुनाव में हार के डर से लिया गया फैसला मान रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी डर गई है। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अन्नदाता के सत्याग्रह के सामने अहंकार का सिर झुक गया है। वहीं प्रियंका गांधी भी विरोध के चश्मे से ही फैसले को देख रही हैं। वो इस फैसले पर भरोसा ही नहीं कर पा रही। उनका कहना है कि यूपी में बीजेपी को हार दिखने लगी है। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तमाम कांग्रेसी नेता भी प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाते नजर आए। जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है। अन्नदाता जीता है। मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था। देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। जुल्म करना पाप, जुल्म के खिलाफ खड़ना उदू बड़ा कर्म, सहना भी पाप। उन्हें एक ऐसा समाजिक सोशल मूवमेंट सिरजी कि जिहड़ी असीं गल करदे हां, बाबा जी कहंदे आ आपसी भाईचारा, अंबेडकर साहब कहंदे आ फ्रैटर्निटी, अनेकां च एकता, अड अड भाषावां, अड अड कल्चर, अड अड सभ्याचार, लेकिन उन्हां दे विच एका इस संयुक्त किसान मोर्चे ने सिरजिया। बयानों से भी सभी दलों की सियासत साफ नजर आ रही है। मायावती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी का इजहार करते हुए साफ कर दिया कि अब उनके लिए पंजाब चुनाव में बीजेपी से गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समर्थन के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता। करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा
जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। लेकिन किसान आंदोलन को अंदर ही अंदर ताकत दे रहे वामपंथी दलों की खुशी तो छिपाए नहीं छुप रही। ये ऐतिहासिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले बार हम लोगों ने ऐसे देखा कि एक तानाशाही सरकार के सामने, जिन्होंने हर हथकंडे को अपनाया था किसानों की संघर्ष को तोड़ने के लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों ने इस मोदी सरकार को ऐसे सबक सिखाया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का असर अन्य जनवादी और आंदोलनों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन असली खुशी तो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से किसानों के साथ खड़े रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान आंदोलन खत्म होने से बीजेपी और संघ के नेताओं को अगले चुनाव में गांव-गांव पहुंचकर प्रचार करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विपक्ष को तकलीफ है कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक लगाकर चुनाव का मैदान बदल दिया है। वहीं जानकारों का मानना है कि इस फैसले के बाद पूरी चुनावी सियासत को हिंदू मुसलमान पर लाकर फायदा उठाना आसान हो जाएगा। लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब आज तक जिस प्रधानमंत्री मोदी को, जिस बीजेपी की सरकार को ये माना जाता था कि वो चट्टान की तरह अटल है, एक बार फैसला हो गया तो हो गया, उसके वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन इस वापसी के बाद जाहिर सी बात है विपक्षी दलों को एक ऐसा अंदाजा मिल गया है कि एक जगह तो है जहां पर सरकार झुकेगी, यानी कि लगातार आंदोलन करने से सरकार डरती है, सरकार झुकती है। दूसरा मैसेज ये जरूर गया है कि वो दल, वो सत्ताधारी दल जो कि कहता था कि हम चुनावी मजबूरी में कोई फैसला नहीं लेते हैं, और ऐसी कई बार ये बात साबित हुई है कि चुनाव अलग है, फैसले प्रधानमंत्री मोदी के अलग होते थे। एक बार साबित हुआ है कि चुनावी मजबूरी में हर एक दल फैसले लेते हैं और प्रधानमंत्री मोदी कोई विकल्प उनके पास नहीं था, और कोई वो भी अलग से नहीं है जो चुनावी मजबूरी को समझते हुए भी फैसला न ले। अब ऐसे में साफ है कि राजनीतिक दल किसान कानून रद्द करने की अपनी अपनी जीत के रूप में पेश करेंगे और वही कोशिश चल रही है। किसान आंदोलन भले ही खत्म न हो, लेकिन अब बीजेपी अपने जाति धर्म का गुणागणित लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। किसान कानून रद्द होने का 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में असर पड़ना तय हो चुका है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की पहली शर्त सत्याग्रह है, और सत्याग्रह के लिहाज से देश के किसानों ने आजादी के बाद के भारत का सबसे शानदार आदर्श पेश किया है। कई बार लगा कि आंदोलन की कमर अब टूटी कि तब टूटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आंदोलन चलता रहा। आखिरकार केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के लिए बनाए गए तीनों कानूनों को वापस लेने का जब फैसला किया तो हर तरफ एक तरह से हतप्रभ हो गए तमाम दल, तमाम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में इसकी घोषणा की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये संबोधन ठीक उसी तरह से अचानक सबके सामने आया जैसे नोटबंदी का संबोधन आया था। लगभग आधे घंटे पहले ये पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संदेश देने वाले हैं।
विपक्ष वालों को भी ये लग रहा था कि शायद गुरु पर्व है, इसलिए पंजाब इलेक्शन को देखते हुए और गुरु पर्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुछ खास तरह की घोषणा करेंगे जो पंजाब को लेकर हो। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी यू टर्न लेने वाले हैं, वो भी इस भाषा में। और इसी के साथ 14 महीनों से चला आ रहा किसान आंदोलन के समाप्त होने की राह आसान कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन वाकई क्या ये राह इतनी आसान है? एक नजर डालते हैं कि यह आंदोलन कैसे और कब शुरू हुआ था और तारीख दर तारीख इसमें क्या कुछ होता रहा। लगभग 14 महीने के किसानों के संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 5 जून 2020 को भारत सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को संसद के पटल पर रखा था। इसको लेकर 14 सितंबर 2020 को संसद में अध्यादेश पेश किया गया। फिर 17 सितंबर 2020 को अध्यादेश को लोकसभा से मंजूरी मिली। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ही यह अध्यादेश ध्वनिमत से पारित हो गया। बिल के विरोध में 24 सितंबर 2020 को पंजाब के किसानों ने 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन किया। 25 सितंबर 2020 को देश भर के किसानों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन शुरू किया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये बिल कानून बन गया और इसे गजट में प्रकाशित किया गया। 25 नवंबर 2020 को किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली आ रहे किसानों को अंबाला में रोकने का प्रयास किया गया। बात नहीं बनी और दिल्ली पुलिस ने संगठनों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं को खाली करने के बदले किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया। 29 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन कानूनों को और अपनी सरकार को कृषि व किसान हितैषी बताया। 3 दिसंबर 2020 को पहली बार सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई पर बेनतीजा रही। 5 दिसंबर 2020 को दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद का आयोजन किया। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 कृषि कानूनों को चुनौती दी। 7 जनवरी 2021 को कृषि कानूनों के विरोध में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 11 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने मामले को सुलझाने के लिए समिति का गठन किया। 12 जनवरी 2021 को अदालत ने तीनों कानूनों पर रोक लगाई। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली आयोजित की, लेकिन दोपहर होने तक रैली ने विकृत रूप ले लिया। 4 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने आंदोलन उकसाने वाले कुछ सेलिब्रिटी के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। इसमें इंटरनेशनल पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग और वकील मीना हैरिस का नाम भी शामिल था। 5 फरवरी 2021 को टूल किट मामले का खुलासा होने पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ आपराधिक साजिश और देशद्रोह का मामला दर्ज किया। 6 फरवरी 2021 को आंदोलनरत किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। 9 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित ट्रैक्टर रैली में हिंसा बढ़ाने के आरोप में पंजाबी अभिनेता दीप संधू को गिरफ्तार किया गया। 18 फरवरी 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन किया। 15 सितंबर 2021 को दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में लाल किले में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया गया। और फिर 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस मामले में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर कानूनी हिरासत में भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल किसान आंदोलन को फिलहाल खत्म नहीं माना जा सकता। 3 दशक पहले महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में हुए किसान आंदोलन के बाद पहली बार किसान एक बार फिर से एकजुट हुए हैं। कहा जाता रहा कि बड़े जमींदार किसान ही इसका विरोध कर रहे हैं और छोटे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। ये कहा जाता रहा कि यूपी में, बिहार में और ऐसे तमाम जगहों में पूरे भारत में किसान खुश हैं जो छोटा किसान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में तो किसानों को आंदोलन तक आने
आने की इजाजत तक नहीं दी गई, उनके ट्रकों को, उनको ट्रैक्टरों को रोक दिया गया। बावजूद इसके किसान एकता कायम रही और अब किसान कानून के संसद से रद्द होने के इंतजार के साथ एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात। उधर कृषि कानूनों की वापसी के पीछे 5 राज्यों के चुनाव को अहम कारण समझा जा रहा है। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान आंदोलन का खास असर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से बीजेपी को इन राज्यों में कितना फायदा होगा, ये अभी तक एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इसके विश्लेषण के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। किसान कानून रद्द किए जाने के ऐलान से मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक अहम मुद्दा ठंडा पड़ने के आसार हैं। 5 राज्यों के आगामी चुनाव में बीजेपी को इन मुद्दों का उत्तर प्रदेश में पड़ने का अंदेशा महसूस होने लगा था, जबकि केंद्र में जीत की हैट्रिक और यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनाने के लिए बीजेपी की राह में किसान आंदोलन सबसे बड़ा रोड़ा था। अब बीजेपी को यूपी में जीत की राह आसान नजर आने लगी है। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दरअसल नरेंद्र मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। 80 लोकसभा सीट वाले इस प्रदेश में बीजेपी को 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें मिली थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में तो 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले आम चुनाव में बीजेपी को यूपी में करीब 50% वोट हासिल हुए थे। ऐसे में ध्रुवीकरण की राजनीति का उसे लगातार 2 लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला है। वहीं यूपी की 210 सीटों पर किसान ही जीत हार तय करते हैं। लेकिन बीजेपी की हिंदू मुसलमान सियासत की राह में किसान एकता सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन से प्रभावित है और पिछली बार बीजेपी को राज्य में मिली 312 सीटों में से पश्चिम यूपी की 136 सीटों में से 109 सीटें हासिल हुई थीं। कहा भी जाता है कि लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ बीजेपी ने बड़े जतन से 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हिंदू मुसलमान के बीच पैदा हुए बैर का सियासी इस्तेमाल किया था। इसका असर हाल तक देखा गया। नतीजा ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह की विरासत समझी जाने वाली इस धरती से उनके बेटे अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ही साफ हो गई। लेकिन किसान मुद्दे ने जाट और मुसलमानों को एक बार फिर एकजुट कर दिया है। किसान महापंचायतों के दौरान मुसलमान हर हर महादेव और हिंदू अल्लाहू अकबर के नारे लगाते नजर आए। इन एकता के नारों से दिल्ली दहल गई। ध्रुवीकरण खत्म होने का मतलब बीजेपी की राजनीति के समाप्त होने का खतरा। ऐसे में एकता के बंधन में बंधने के लिए मजबूर करने वाले किसान कानूनों को ही रद्द करने का फैसला करने में ही भलाई समझी गई। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। किसान आंदोलन के खत्म होने पर पश्चिमी यूपी में एक बार फिर नफरत की खेती के फिर से फलने फूलने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में जनता के असल मुद्दों से भटकाने की सियासत तेज हो गई है। और तो और हिंदू मुसलमान केंद्रित चुनाव होने का नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा, जो महिलाओं पर दांव लगाकर अपना वजूद बचाने की कोशिश में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति
आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि देश की जनता भुलक्कड़ जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं। किसानों पर पुलिस प्रशासन के जातियों और लखीमपुर खीरी में किसानों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे पर गाड़ी से कुचलने के आरोपों को लोग इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे। जब विपक्षी पार्टियां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही थीं, तो किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष उर्फ मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन कर रहे थे। इतना जरूर है कि बीजेपी को होने वाला नुकसान कुछ कम जरूर हो सकता है। रही बात हिंदू मुस्लिम एकता की, तो एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन यूपी चुनाव के बाद भी जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में बांटने की साजिश को लेकर किसान नेताओं से लेकर आम मुसलमान खुद भी खासा चौकन्ना है। लिहाजा बीजेपी के मंसूबे पूरे होने इतने आसान भी नहीं हैं। तो उधर पंजाब में तो बीजेपी नेताओं का घर से निकलना भी दुर्भर हो रहा है। खुद सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को मिल रहे व्यापक जन समर्थन की वजह से एनडीए से बाहर आना पड़ा और हरसिमरत कौर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन कानून रद्द करने से बीजेपी की उम्मीदों को पर लगाने के लिए कांग्रेस के बागी और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर खुद आगे आए हैं और बीजेपी के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समर्थन के खिलाफ है वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता। करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी खत्म हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है। पहले भी बीजेपी को सूबे में 7 से 8% वोट ही मिलते थे, लेकिन अकालियों का साथ मिलने से ये प्रतिशत 37 तक चला जाता था, जो सरकार बनाने के लिए काफी माना जाता है। अब कानून रद्द होने पर कैप्टन अमरिंदर और अकालियों के साथ मिलकर बीजेपी राज्य में उलटफेर करने के मंसूबे बांध रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि किसान आंदोलन के लिए पंजाब की शहादत को राज्य के कई लोग पीढ़ियों तक नहीं भूल सकते। लेकिन पीएम मोदी ने किसान आंदोलन का फैसला वापसी के फैसले से बीजेपी के पंजाब के चुनावी मैदान में वापसी की आस जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दरअसल पिछले 5 राज्यों के चुनाव और हालिया उपचुनाव नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। न सिर्फ 2022 के अगले विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सतर्क हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने लचीला रुख अपनाते हुए क्षमा याचना के साथ कानून वापस लेने का ऐलान करके अपनी राजनीतिक व्यवहारिकता का परिचय दिया है, ये कई लोगों का मानना है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आपदा में अवसर तलाशने की बात कहते रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान कानून वापसी का राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ने लगा है। सीएए, एनआरसी समेत मोदी सरकार के दूसरे कई अहम फैसलों से नाराज संगठन भी आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर बेहद नकारात्मक असर पड़ने का अंदेशा भी बरकरार है। किसानों की जीत को लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा जा सकता है। सही मायने में दमन का मुकाबला सत्याग्रह से करने की एक नई मिसाल बनी है किसान आंदोलन। लेकिन सवाल ये है कि किसान ने ही क्यों इतने लंबे संघर्ष के रास्ते को चुना और क्या 3 किसान कानूनों के रद्द होने से अन्नदाता की बेहाली और बदहाली खत्म हो जाएगी? क्या है अन्नदाता की असल तकलीफ जिसकी वजह से वो सर्दी, गर्मी, बरसात, लाठी डंडे, अपमान सभी कुछ सहता रहा और खुले आसमान के नीचे रहता रहा? 15 महीने तक तपस्या होती रही और शहरी लोगों को लोकतंत्र का पाठ इन्हीं किसानों ने किस तरह से सिखाया, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने किसानों से कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में नाकाम रहने के लिए क्षमा मांगी है। दरअसल वो बताना चाहते हैं कि उनकी सरकार अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए 3 कानून लाई थी। सबसे पहले संवर्धन एवं सरलीकरण कानून 2020 की बात। इसका मकसद राज्य की एपीएमसी मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि निजी खरीदार किसान को ऊंचे दाम दे सकेंगे, लेकिन असलियत उलट है।
एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांधकर बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। वे बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। उनको मंडी टैक्स से भी छूट दी गई है, जबकि किसानों का मानना है कि एपीएमसी मंडियों को खत्म करने के लिए कॉरपोरेट शुरू में तो बेहतर दाम देंगे, लेकिन बाद में मनमर्जी कीमतों पर किसानों को फसल बेचने के लिए मजबूर करेंगे। बिहार समेत जिन राज्यों में एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी गई हैं, वहां के किसान तो और बदहाली के शिकार हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में खुला बाजार नीति अपनाने के बाद से कृषि पर निर्भर आबादी घटकर सिर्फ 1.5% रह गई है। वहीं किसान आत्महत्या की दर लगातार बढ़ती चली गई है। खुद अमेरिकी सरकार मानती है कि खुला बाजार नीति अपनाने के बाद से किसान की आय लगातार घटी है। ऐसे में मोदी सरकार की दलील अन्नदाता के गले नहीं उतर रही है। वहीं किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं कानून 2020 की बात करें तो इसके तहत किसानों का ठेका खेती का अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। दरअसल पूंजीपति को किसान से ठेके पर खेती कराने का अधिकार दिया गया है। वहीं दाम तय करने के मामले में भी इन कंपनियों का दबाव रहता है, तो खरीद को लेकर भी किसान को तोड़ दिया जाता है। किसान आलू और टमाटर को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से करार कर भुगत चुके हैं। उनके उत्पाद में कमी निकालकर दाम कम कर दिए जाते हैं या फिर माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ वही किसी भी विवाद की सूरत में समाधान के लिए डीएम और एसडीएम को अधिकृत किया गया है और उसके फैसले को अंतिम और मान्य बताया गया है। जाहिर है कि अन्नदाता, पटवारी और बैंक अधिकारियों के सामने थर थर कांपता है। वो बड़ी कंपनियों के सूट-बूट वाले अफसरों के मौजूदगी में हाकिम के सामने हकला जाएगा। जाहिर है कि यह कानून भी अन्नदाता के नाम पर बड़े उद्योगपतियों के हित में बनाया गया है। वहीं तीसरे आवश्यक वस्तु संशोधन कानून की बात की जाए तो अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों की जमाखोरी रोकने के लिए लाया गया था। तब देश अकाल और सूखे की हालत से गुजर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने भंडारण की सीमा हटाकर देश को दोबारा दुर्भिक्ष की स्थिति में पहुंचा दिया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने शोध कर साबित किया है कि अकाल पड़ता नहीं है, मुनाफाखोरों के जरिए पैदा किया जाता है। यहाँ भी देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के रिटेल चेन को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है, जिसका खामियाजा किसान के साथ आम उपभोक्ता को भी भुगतना पड़ रहा है। इस कानून का असर महंगाई के रूप में नजर आने लगा है। जहां तक पीएम मोदी का कहना है कि वो किसानों को फायदे समझा नहीं पाए, तो इस पर सवाल उठता है कि संसदीय प्रक्रिया में कानून बनाने से पहले व्यापक स्तर पर सभी लाभार्थियों और समाज के सभी तबकों से व्यापक विचार विमर्श किया जाता है और तब विधेयक का प्रारूप तय किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार पर इस प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगता है। आरोप तो ये भी लगता है कि इन कानून को पास करने के लिए संसदीय प्रक्रिया को ताक पर रख दिया जाता है। राज्यसभा के विपक्ष के मत विभाजन की मांग को बहाना बनाकर ठुकरा दिया गया। एक मीडिया हाउस ने वीडियो फुटेज की पड़ताल कर राज्यसभा स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह के फैसले पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, डिवीजन की मांग करने वाले सांसदों को बर्खास्त कर उनकी छीछा लेदर की गई। तब विपक्ष बिल की पड़ताल करने के लिए स्थायी समिति भेजने की मांग कर रहा था। अब क्या प्रधानमंत्री उन सांसदों से माफी मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री किसानों को जीप से कुचलने के आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय को अपने मंत्रिमंडल से हटाएंगे? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए। सवाल यह है कि किसान आंदोलन में मारे गए 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अरबों रुपए की राष्ट्रीय आय को हुए नुकसान के भरपाई
अब किसे कराई जाएगी, जबकि यूपी के दंगे के आरोपियों की संपत्ति की कुर्की कर नुकसान की भरपाई कर वाहवाही ली जाती है और मुसलमानों को तंग कर हिंदुओं के वोट लिए जाते हैं। ऐसे में किसान एकजुटता का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अब चुनाव की जीत के लिए पश्चिम यूपी समेत पूरे उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान में बांटा जाएगा और किसानों ने 1857 के गदर में एकता की तस्वीर को जिंदा किया था, उसके पुर्जे पुर्जे उड़ाए जाएंगे। उन्हें साबित करना है कि जवान सरहद की पहरेदारी करता है तो किसान जमहूरियत की हिफाजत करता है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। बहरहाल किसान आंदोलन स्वावलंबी भारतीय ग्राम्य व्यवस्था को पूंजीवादी हमले से बचाने की कोशिश जरूर रही। बाजार व्यवस्था किसान उसकी मेहनताना उसकी फसल उसके दाम को अपने तरीके से चलाने के लिए बेताब है और कहना न होगा कि ये बाजार की ताकतें हमारे संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अपने चंदे से पोषित करती हैं, तो बदले में अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए हर दबाव बनाती हैं। यहाँ तक कि नीति निर्धारक भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुगाड़ने वाला किसान, जो डीएम एसडीएम का सामना भी मुश्किल से कर पाता है, उसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों की व्यापारिक चतुराई से निपटना असंभव है। ऐसे में मिसाल अक्सर सामने आती है जब उगाए गए आलूओं टमाटरों की साइज का बहाना करके चिप्स बनाने वाली कंपनियां किसानों की फसल खरीदने से इनकार कर देती हैं, जब गन्ना किसानों का शोषण होने लगता है और उसके बाद किसान की अगली लड़ाई बीज संबंधी कानून को लेकर होनी तय है। कहा जा रहा है कि इस मामले में भी बड़ी कंपनियों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और किसान बौने साबित हो रहे हैं। ऐसे में अन्नदाता की आय 2022 तक दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि विदेशों से काला धन लाने, नोटबंदी समेत कई वायदे चुनावी जुमले साबित हुए हैं और जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखाई दिया। बहरहाल भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से किसान सत्याग्रह एक बड़ी जीत है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आकर क्षमा मांगकर कानून वापस लेना भी लोकतंत्र के प्रति आस्था को ही मजबूत करता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे आंदोलन में चाहे कोई जीता हो कोई हारा हो, जीत जनता की हुई है। जीत उस विचारधारा की हुई है जो सालों पहले महात्मा गांधी ने हमें सिखाई कि चाहे किसी भी तरीके का विरोध दर्ज कराना हो, किसी भी सरकार को झुकाना हो, किसी भी ताकतवर इंसान को झुकाना हो, तो सत्याग्रह सबसे सही रास्ता है। और एक बार फिर से महात्मा गांधी के इस सीख को नई पीढ़ी भी मानेगी और देश की जनता भी समझेगी। भले ही उनको लेकर तमाम बहस चलती रहे, भले ही उनको लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहें, भले ही उनको लेकर उनकी इज्जत को उछालने की कोशिश की जाती रहे, लेकिन उनके विचारों को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से माफी मांगकर इन बिलों को वापस लिया है, उससे भी एक उम्मीद जगी है स्वस्थ लोकतंत्र की, स्वस्थ प्रजातंत्र की। और ये कहा जा सकता है कि शुक्र है कि इस देश में लोकतंत्र अब भी जिंदा है। तो आज विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और अगर आप कुछ और खास खबर देखना चाहते हैं या आपके पास कोई खास जानकारी है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जाते हैं उस पर, और हमारे वेबसाइट पर भी आप अपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है भेज सकते हैं, या आपकी कोई खबर है वो आप हमें भेज सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।